सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग के घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में पूरी तरह से हलचल मच गई है और सभी लोग अपनी रणनीति तय करने में पूरी तरह से व्यस्त दिख रहे हैं। लगातार पार्टी के जो कार्यालय है लखनऊ में, उसमें भीड़ का जमावड़ा दिख रहा है। टिकट के दावेदार नजर आ रहे हैं और पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची भी अब तैयार होने लगी है। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि आने वाले इस चुनाव में जिसका बिगुल बज चुका है, वो संगठन जिन्होंने बरसों मेहनत किया और एक नया गठबंधन देने की बात की और लगातार उसके लिए प्रयास किया और कई राजनीतिक दलों से मुलाकातें की, कई सेमिनार और कई सभाओं और कई मीटिंगों के बाद कुछ हद तक उसका असर दिख रहा था। लेकिन क्या अब जब चुनाव का पूरा ऐलान हो चुका, तस्वीरें अब धीरे धीरे पूरी तरह से साफ हो रही है कि कौन किसकी तरफ जाएगा। चाचा और भतीजे की दूरी भी खत्म हो चुकी, शिवपाल और अखिलेश भी मिल चुके, तमाम लोग अब जो संभावित गठबंधन है वो साफ जब तस्वीर हो चुकी है, तो ऐसे में मुस्लिम क़यादत की पार्टियों का क्या होगा, कौन कौन एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे और एक अलायंस बनाकर लड़ेंगे और कौन कौन अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग पूरे चुनाव में आलापेंगे, इसी सवाल को लेकर आज हम मौजूद हैं और बात करना चाहेंगे नेशनल इत्तेहाद मंच, जिसने तकरीबन बरसों से लगातार इन तमाम मुस्लिम क़यादत की पार्टियों को गोलबंद करके एक बड़ा विकल्प देने की कोशिश की थी। क्या वो सफल हुए? क्या आने वाले चुनाव में वो जो इनकी मेहनत थी उसका कुछ फल, कुछ असर दिखेगा या नहीं दिखेगा? नेशनल इत्तेहाद मंच के राष्ट्रीय कन्वीनर इस्माइल बाटली वाला साहब मुंबई से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और साथ में उनके सहयोगी इकबाल लोखंडवाला साहब भी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। सवाल सबसे पहले इस्माइल बाटलीवाला साहब। इस्माइल बाटलीवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। जी हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपका भी शुक्रिया जो आपको ने देश की सच्चाई के चैनल पर हमको अपनी बात रखने के लिए मौका दिए। और सवाल सीधा है जी सर, सीधा सवाल है कि आप लोगों ने जो मेहनत की, आप एक विकल्प देना चाहते थे। आप चाहते थे कि मुस्लिम क़यादत की पार्टियां पहले मुत्तहिद हो जाएं, उसके बाद हम फिर और कुछ दलों को साथ लेकर एक विकल्प देंगे। और हिस्सेदारी की जो बात हो रही थी उसमें आप चाह रहे थे कि इस अंदाज में हमारी एंट्री हो कि सेकुलर पार्टियां हमें मुनासिब हिस्सेदारी देने को मजबूर हो जाएं। तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत कामयाब हुई? और अब जब तस्वीर साफ हो रही है तो क्या मुस्लिम क़यादत की पार्टियों का एजेंडा साफ हुआ है? आप तक क्या खबर है, बताइए इस पर। जी हाफिज गुलाम सरवर साहब, मैं आपको याद दिला दूं, बरसों की स्टोरी बताने का वक्त तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन 5 नवंबर से 17 नवंबर तक हम लखनऊ में हमारी टीम मौजूद थी और बहुत बड़ा मसौदा लेकर के हम गए थे। और वो मसौदा इस तरह का था कि मुस्लिम क़यादत की जो 5-6 पार्टियां हैं वहाँ की, MIM सहित, उनको हम बैठाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर दूसरा फार्मूला ये था कि इन लोगों को समाजवादी के साथ कैसे बैठाया जाए। अगर समाजवादी के साथ बैठाने में भी परेशानी होती, नहीं हो पाता, तो फिर BSP के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ बैठाने का रणनीति हमारे पास थी। अगर बहुजन समाज पार्टी के पास भी बैठने में अगर कठिनाई होती और हम नहीं बैठा पाते तो कांग्रेस के पास जो बैठाने का हमारे पास मसौदा था, पूरी तरह तैयारी के था। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जिनको हम पहले बैठाना चाहते थे उन्हीं को हम नहीं बैठा पाए, वही हमारे करीब आकर के समझने की कोशिश नहीं किए। उन्हें जानना चाहिए था, मानना न मानना वो तो अलग बात है,
उन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं की कि भाई साहब इतनी भाग दौड़ आप करते हो, इतनी मेहनत करते हो और ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश की हालत यह है, इसमें हम लोग कैसे खड़े कर सकते हो, क्या हो सकता है। अगर वो बैठे होते, जानने की और समझने की कोशिश करते तो बिल्कुल उन्हें समझ जाता, लेकिन कोई हमारे साथ बैठा ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं किया। और हम एक धरना डिक्लेयर किए थे पीस पार्टी के दफ्तर पर, MIM के दफ्तर पर, वो हम करके और वापस बंबई आ गए और पूरा मसौदा जो हमारे बैग में था, बैग भरा हुआ था तमाम रणनीतियों के तहत, और ये भी था कि समाजवादी नहीं मानती, अगर बहुजन समाज पार्टी भी नहीं मानती या कांग्रेस भी नहीं मानती, उसके बाद चौथा विकल्प भी हमारे पास था कि इनको बाईपास कर करके हम अपनी क़यादत को कैसे खड़ा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी था। यानी 4 तरह के विकल्प लेके 5 नवंबर से 17 नवंबर तक हम लखनऊ में थे। लेकिन मुझे शिकायत अखिलेश यादव से नहीं है, मुझे शिकायत मायावती से भी नहीं है, मुझे शिकायत प्रियंका गांधी से भी नहीं है, क्योंकि हमें वहां जाने के मौके ही नहीं मिले, इन्होंने फराहम किए। यही नहीं हम बैठा पाए इन लोगों को, यही नहीं बैठ पाए समझने के लिए। समझना समझाना बहुत दूर की बात है, ये बैठे ही नहीं जानने के लिए। इसलिए हम अपना जो पूरा पुलिंदा लेकर के गए थे 4 स्टेप का, वो वापस लेके बंबई चले आए। अब रही चुनाव का एक सेकंड, जी अब जी रही जी बात जी ये कि फिर आगे का क्या। अब आगे जो है हम अभी भी अपने सोशल मीडिया के जरिए, आप जैसे मीडिया कर्मी जब जुड़ते हैं उनके जरिए अभी भी हम इत्तेहाद की बात करते हैं, वही समझाते हैं कि मुस्लिम क़यादत के लोग पहले इकट्ठा हो जाए, उसके बाद दूसरों को जोड़ना बहुत आसान होगा, आप लोगों से नहीं होगा। साथियों, मैं संदेशा देना चाहता हूं देश की सच्चाई से कि जब 2 लोगों का झगड़ा होता है तो कोई तीसरा आके छुड़ाता है। 2 झगड़ने वाले कभी नहीं झगड़ा बंद करते हैं, नहीं बंद होता है। तो हम तीसरे का रोल अदा करते हैं। आपको हम सपा बसपा कांग्रेस के साथ जरूर बिठाने में कामयाब होते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बैठे नहीं। पूरा मसौदा लेके हमने बंबई में वापस आ गए। नहीं, अब ये सवाल पैदा होता है कि आप जो कह रहे हैं कि इन लोग तो वो कौन लोग थे जिन्होंने आपके इस मिशन को विफल कर दिया, आपको बैरंग बंबई लौटना पड़ा, उसमें अहम रोल किसका था? सबसे बड़ा रोल तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनका नाम है MIM, सबसे बड़ा रोल तो उनका ही है। उन्होंने तो हमें, उनके यहाँ जब हम गए तो वहां तो हमें गाली खानी पड़ी और मारने की धमकी सुनकर के हमें ऑफिस से बाहर निकाला गया। समझे, चाहिए ये था कि भाई इतनी दूर से तुम लोग आए हो, क्या आप कहना है। अगर हम कह पाते, हमारी बात सुन पाते, समझ पाते, तो नहीं मानते तो इसका दर्द नहीं होता। दर्द इस बात का नहीं है, दर्द इस बात का नहीं है कि उन्होंने माना नहीं, दर्द इस बात का है कि उन्होंने मसौदा सुना ही नहीं। सबसे बड़े दोषी जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। नहीं तो अब अगर आपसे कोई सवाल करे कि अब तो चुनाव शुरू हो गया, ऐलान हो गया है, कुछ दिनों में नॉमिनेशन शुरू होगा, टिकट अब फाइनल किए जा रहे हैं, ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या करे, ये अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? हजरत सरवर साहब, अभी तो सवाल का जवाब देने की पोजीशन नहीं है। हम भी अभी उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह निगाहें बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया के जरिए सबके हरकतों का पता ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और जैसे तस्वीर क्लियर होगी तब हम सवालों का जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। फिलहाल आज तो उस सवाल का जवाब देना हमारे लिए कठिन है। तो आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो खबरें अब तक आप तक पहुंच रही हैं छनकर, फोन के जरिए, फेसबुक और दूसरे तमाम साइट के जरिए, उससे क्या लग रहा है, कुछ इम्कानात बचे हैं, कुछ उम्मीदें हैं, या मायूसी हाथ लगेगी? नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर बैठे हैं
कि हम जो संदेशा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में और मुस्लिम क़यादत की पार्टियों में छोड़कर आए हैं, शायद उस पर वो सोचे हों और अभी भी वो बैठ सकते हों, ये उम्मीद तो हमें है। लेकिन जो कुछ नजर आ रहा है उसकी सच्चाई तो ये है कि सब दूर दूर हैं, कोई बैठने के फेवर में मुझे अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। इकबाल लोखंडवाला साहब जुड़े हुए हैं। इकबाल लोखंडवाला साहब भी पेश रहे हैं इस मुहिम में लगातार। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां आप लोगों ने मेहनत नहीं की, और कई बार दिल्ली में आपने लोगों को बैठाने की, समझाने की कोशिश की। आपके कई मीटिंगों में मैं भी शामिल रहा। इकबाल साहब, आप ये बताइए कि ये तमाम भागदौड़ के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे, क्या होगा यूपी में? जी सरवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, जो आपने सवाल किया बेहतर है। जो हम लोग यूपी में दौड़ भाग किए हैं, अब एक आशा के हिसाब से हम लोग बैठे हैं। जो हम लोग प्लान किए थे, प्लान बनाए थे कि इस तरीके से चलना, इस तरीके से जाना है, ये स्टेप लेना रहेगा। अगर आगे ये मुस्लिम पार्टियां एक साथ आती है तो इस तरीके से जाया जाएगा। बाटीवाला साहब ने उसमें कुछ खुलासा भी किए हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि बैठ के वॉच कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं, फोन पे बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उम्मीद पे लगा के बैठे कि हो सकता है कि एमआईएम, पीस पार्टी या आरयूसी, मुस्लिम मजलिस और इंडियन मुस्लिम लीग, ये सब अगर एक साथ आ जाती हैं तो मुसलमानों का जो कार्यकर्ता है उसमें नई जागरूकता, नई जान आ जाएगी। जान आ जाएगी तो वो काफी एनर्जी मिल जाएगी उसको दौड़ भाग करने के लिए काफी। वो अगर ये लोग नहीं आते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि कार्यकर्ता इनकी पार्टी को खुद वोट नहीं करेगा, क्योंकि निराश, और वो उसके पास कुछ दिखेगा नहीं कि हमारा कैंडिडेट आ ही नहीं रहा है, सब साथ साथ में लड़ रहे हैं, तो वो खुद अपने घर में बैठ जाएगा चुप मार के, और फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन एक उम्मीद पे दुनिया कायम है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर ये मुत्तहिद नहीं हुए तो इसका खमियाजा इनको भी भुगतना पड़ेगा। खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा? इनके कार्यकर्ता खुद इनके साथ नहीं खड़े होंगे। कार्यकर्ता हमारे टच में है, कार्यकर्ता दिन भर यानी कि दुआ और दरूद भेजते हैं कि अगर ये हो जाए तो बहुत बेहतर है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। अगर नहीं ये लोग कुछ करेंगे तो फिर जनाब हम लोग करेंगे क्या, किसके लिए करें? ये आपस में लड़ेंगे तो हम कार्यकर्ता लोग कैसे आपस में लड़े, कैसे क्या करें? यहाँ ग्राउंड लेवल की बात हो रही है। बोलते 4 लोग हम बैठते हैं तो बात होता है तुम्हारा भी कैंडिडेट, हमारा भी कैंडिडेट, तो हम किसके सपोर्ट में जावे? तो यानी कि अगर ये लोग अलायंस कर लिए, अगर अभी भी वक्त है, कुछ सफलता मिल सकती है, कुछ कामयाबी मिल सकती है। नहीं के तो कार्यकर्ता भी इनसे दूर भाग जाएगा, कोई बैठेगा नहीं। हाँ, जो इनके पेड वर्कर हैं, जो पैसा लेके काम करते हैं, वो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, बाकी तो सब भाग जाने वाले, कोई नहीं हाथ आएगा। वो तो जब तक पेमेंट मिलेगा तब तक नहीं भाग सकते हैं। वो पेड वर्कर है, कैसे जाएंगे? हाँ, और बाकी जो अपने खून पसीने से पार्टी को सींच रहा है, अपने फायदा देख के वो काम करना चाह रहा है कि कुछ फायदा हो जाएगा हम लोग का, देश का, कौम का, सबका भला फायदा हो जाएगा, वो भाग जाएगा, वो नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पार्टी की तरफ चले जाएगा। वो उसका दिल और दिमाग सब कहने मतलब निराश हो जाएगा वो। जी सरवर साहब। इस्माइल बाटलीवाला साहब, देश की सच्चाई ने शुरू से ये कोशिश की कि इत्तेहाद के इस पैगाम को आम किया जाए, आम लोगों तक पहुंचाया जाए। आपसे इस चैनल के जरिए मैं जानना चाहूंगा, आप उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नौजवानों को, जो कि इन दलों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए जो नौजवान हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? अगर इनमें इत्तेहाद ना बन पाया तो क्या करें वो? हाँ सरवर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं कोशिश करूंगा आपके व्यूअर को बताने के लिए। हमारी मुस्लिम क़यादत ने अपनी सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप, अपने कार्यकर्ता को भी कंफ्यूज करके रखा है। एक तरफ कहते हैं हम इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, तो कार्यकर्ता को उम्मीद बनती है, नेता को उम्मीद बनती है कि भाई हमारा नेता ने कहा है तो कुछ कोशिश जारी है। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी एक दूसरे के दरवाजे पर नहीं जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ता भी कंफ्यूज कर रखे हैं, और मुस्लिम समाज को, मुस्लिम युवा को भी कंफ्यूज करके रखा है इन्होंने। तो अभी तो दोनों शक्ल में कंफ्यूज हैं। जैसे इकबाल लोखंडवाला साहब ने कहा
कि इनके कार्यकर्ता भी इनको वोट नहीं देंगे। इनको जिंदाबाद करने वाले जो पेड वर्कर हैं या जो 2 रुपया लेकर के जो है ये ट्वीट वगैरह करते हैं, मैसेज करते रहते हैं, उनके सिवाय इनके सपोर्टर जो असली सपोर्टर हैं वो ओवैसी साहब के भी सपोर्टर हूं, अयूब साहब के भी सपोर्टर हूं, रसादी साहब के भी सपोर्टर हूं, इन सब के जो ओरिजिनल सपोर्टर है एक भी इनके साथ खड़ा नहीं नजर आएगा। अब उसके बाद उनकी सोच यह है कि हमारी क़यादत आवे, खड़ी हो, जिताने के लिए बिल्कुल 100% मुसलमान क्लियर है इस मामले में। लेकिन इस मामले में कंफ्यूज है कि इनके जो बोल वचन हैं वो तो ठीक है, इत्तेहाद की बातें करते हैं, लेकिन अमली शक्ल में वो इत्तेहाद की तरफ एक भी कदम कोई चलते हुए नजर नहीं आता है, तो वो कंफ्यूज है। इस कंफ्यूजन में जो मुझे नजर आ रहा है कि जब वो देखेंगे कि भाई हमारे लोग मुत्तहिद नहीं हैं और सभी लोग लड़ने को आ रहे हैं हमारे वोट के लिए, तो फिर इनको गालियां ही मिलने वाली हैं, इनको जूते मिलने वाले हैं कि तुम अगर 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते तो हम करोड़ों लोगों को इकट्ठा करने वाला दावा जो तुम झूठा करते हो, निकल जाइए हमारे दरवाजे से। हम वोट किसको देंगे, हम अपनी सोच समझ कर वोट देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे। ये उत्तर प्रदेश में होने वाला है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए तमाम मुस्लिम क़यादत की पार्टियां भी कान खड़े कर चुकी हैं। उनके दफ्तरों पर भी मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश का बाशऊर तबका क्या फैसला लेता है। पल पल पर निगाहें बनी हुई हैं, तमाम लोगों की निगाहें बनी हुई है। देश की सच्चाई भी एक से एक अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है। प्रदेश पर है तो इकबाल लोखंडवाला साहब की भी नजर उत्तर प्रदेश पर है, और क्यों नहीं हो कि दोनों उत्तर प्रदेश के ही हैं और पूर्वांचल में अच्छी पकड़ रखते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे भी किए हैं, तो नजर तो बनी ही है। इनके तमाम लोग हैं, इनकी पूरी टीम है। हम फिर अपडेट के साथ, नए अपडेट के साथ आपसे मुखातिब होंगे, आपसे रूबरू होंगे। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।